आज हम बात करेंगे एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की डायमेंशंस ऑफ एथिक्स. Dimensions of ethics, as I have taught in my previous lecture, definition of ethics, determinants of ethics, ethics and religion, and I told that ethics is customs, traditions, norms, rules, regulations of a particular society. I also talked about how these rules and regulations in terms of ethics are framed. So, I suggested different methodologies of framing these rules and regulations. Today, I will discuss different dimensions of ethics. Different scholars suggested different approaches to reach a point where a norm is deducted in terms of consequences or in terms of means. Dimension of ethics is categorized into three types of ethics: normative ethics, meta ethics and applied ethics. What is normative ethics? As the name suggests, normative means related to norms. ऐसा ethics की ऐसी अप्रोच जो नॉर्म्स से रिलेटेड है, जो नॉर्म्स बनाकर एथिकल सोसाइटी को एस्टेब्लिश करना चाहती है, वो नॉर्मेटिव एथिक्स कहलाती है. नेक्स्ट इज मेटा एथिक्स. मेटा, द मीनिंग ऑफ वर्ड मेटा इज अबाउट. सो इन मेटा एथिक्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन रूल्स, रेगुलेशंस, customs, traditions, rather we are interested in the meaning of these ethical statements. जो हम रूल्स रेगुलेशंस की बात करते हैं, हम कह सकते हैं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस एथिकल स्टेटमेंट्स होते हैं. नॉर्मेटिव एथिक्स में ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं. मेटा एथिक्स में हम इन एथिकल स्टेटमेंट्स को, जो रूल्स भी हो सकते हैं, रेगुलेशंस भी हो सकते हैं, इनके मीनिंग, इनका मतलब क्या है, ये कहाँ से निकल कर आ रहे हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दीज एथिकल स्टेटमेंट्स, इन एथिकल स्टेटमेंट्स के सोर्स क्या हैं, इनकी बात करते हैं. इन एथिकल स्टेटमेंट्स का नॉलेज कैसे हो रहा है, इनका परसेप्शन कहाँ से हो रहा है, ये एथिकल स्टेटमेंट्स माइंड में कहाँ से आ रहे हैं, हम इनकी बात करते हैं. ये मेटा एथिक्स है. Next is applied ethics. As the name suggests, applied ethics is about the application part of normative ethics and meta ethics. तो normative ethics और meta ethics का जो application है रियल वर्ल्ड में, सोसाइटी में हैप्पीनेस को इंक्रीज करने के लिए, पेन को डिक्रीज करने के लिए, प्लेजर को बढ़ाने के लिए, वहाँ पर applied ethics की बात की जाती है. तो ये applied ethics, these applied ethics comprises of different subjects of ethics like business ethics, legal ethics, environment ethics, medical ethics and so on. So one by one I will discuss every dimension of ethics. So first of all I will discuss normative ethics. As the name suggests, it is related to norms. It is related to the construction of rules, regulations, traditions. So normative ethics को बनाने के different methodologies हैं, different dimensions हैं. Again further it is divided into deontological theory, teleological theory, virtue ethics and ethics of care. तो हम आज normative ethics को डिटेल में देखेंगे कि deontological theory क्या होती है, what is teleological theory, what is virtue ethics and what is ethics of care. एक बात तो क्लियर है कि
डिओन्टोलॉजिकल थ्योरी हो या टेलीलॉजिकल थ्योरी हो या वर्च्यू एथिक्स हो, इन तीनों चारों डायमेंशंस का फाइनल कॉन्सिक्वेंस है या इनका पर्पस है कि हमें कुछ नॉर्म्स बनाने हैं सोसाइटी के लिए। ये नॉर्म्स सोसाइटी में फाइनली हैप्पीनेस को एसरटेन करेंगे, ये सोसाइटी में हैप्पीनेस लाएंगे। अब ये नॉर्म्स बनाने के डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकते हैं। इनमें से जो डिओन्टोलॉजी थ्योरी कहती है, इसे हिंदी में परिणाम निरपेक्षी कहते हैं। परिणाम निरपेक्षी। देखिए कई बार हिंदी की टर्मिनोलॉजी से ज़्यादा मीनिंगफुल, हिंदी की टर्मिनोलॉजी ज़्यादा मीनिंगफुल दिखाई देती है। परिणाम निरपेक्षी का मतलब है कि कॉन्सिक्वेंस, परिणाम मतलब कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, फाइनल आउटकम। निरपेक्ष इससे रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड, इम्यून है, तो आउटकम से रिलेटेड नहीं है जो, वो डिओन्टोलॉजिकल थ्योरी है। हिंदी में तो इसका ये अर्थ हो गया कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इससे इस थ्योरी को कोई लेना देना नहीं है, ये थ्योरी मीन्स से रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड टू मीन्स, दिस थ्योरी एम्फेसाइजेज ऑन मीन्स। मीन्स शुड बी एथिकल वॉट एवर द कॉन्सिक्वेंसेज आर। तो ये ऐसे नॉर्म्स की बात करती है जो एथिकल हों, वो नॉर्म्स एथिकल हों, चाहे उनका कॉन्सिक्वेंस गुड हो या बैड हो। ये थ्योरी कहती है कि अगर मीन्स गुड होंगे तो कॉन्सिक्वेंसेज अपने आप ऑटोमेटिकली कॉन्सिक्वेंसेज विल बी गुड और राइट। ये थ्योरी इसलिए भी ये बात कहती है क्योंकि एवरी टाइम अ पर्सन कैन नॉट डिसाइड वेदर इन अ सर्टेन सिचुएशन एनी ऑफ द नॉर्म्स वुड प्रोड्यूस एनी गुड कॉन्सिक्वेंस। हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। मैं किसी सिचुएशन में हूं तो मुझे हर बार ये सोचना पड़ेगा कि इसके लिए कौन सा नॉर्म्स मुझे लगाना है और उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, जबकि सिचुएशन में मुझे इतना टाइम नहीं होता है। मुझे अगर कोई डिसीजन लेना है तो मेरे सामने अगर रेडीमेड नॉर्म्स हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आई हैव टू फॉलो दीज नॉर्म्स वॉट एवर द कॉन्सिक्वेंसेज आर। तो मैं जो बर्डन है नॉर्म्स को डिसाइड करने का, रियल टाइम नॉर्म्स को डिसाइड करने का जो बर्डन है, मैं उस बर्डन से फ्री हो जाता हूँ। तो मैं एथिकली बिहेव कर रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्म्स एक एथिकल एजेंसी ने बना दिए हैं मीन्स के फॉर्म में। तो इसलिए डिओन्टोलॉजिकल थ्योरी यहाँ पर मीनिंगफुल है कि यहाँ पर डिसीज़न लेने में आसानी होती है, डिसीज़न लेने में डिले नहीं होता है, क्योंकि वी डू नॉट ट्राई टू फाइंड आउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ taking that means that can produce any of the consequence whether it may be good or bad। तो ये डिओन्टोलॉजिकल थ्योरी है। डिओन का, अगर हम डिओन्टोलॉजी जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है इसको अगर हम इसका एपिस्टेमोलॉजिकल एनालिसिस करें, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है कि शब्द से रिलेटेड, कि वो वर्ड कहाँ से उसकी जेनेसिस हुई है, उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ जो डिओन है, वर्ड जो डिओन है, इसका मतलब होता है ड्यूटी। तो डिओन्टोलॉजी थ्योरी ड्यूटी थ्योरी भी कहते हैं इसको, जो कर्तव्य से संबंधित है, जो ये बताती है कि अगर आप, इफ एनी ऑफ द सोसाइटी डिसाइड सर्टेन नॉर्म्स, सर्टेन लॉज, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ every member of that society to follow those norms। ये ड्यूटी बन जाते हैं नॉर्म्स। तो एथिक्स यहाँ पर ड्यूटी के फॉर्म में हम देखते हैं, एथिक्स ड्यूटी हो जाते हैं और इस ड्यूटी को फॉलो करने में जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हों उनको ध्यान में नहीं रखा जाता है, इसलिए ये परिणाम निरपेक्षी है, कॉन्सिक्वेंस से इम्यून है, रिलेटेड नहीं है। ड्यूटी थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो स्कॉलर हैं उनका नाम निकल कर आता है, और यह भी कहा जाता है, उन स्कॉलर का नाम है इमैनुअल कांट। डिओन्टोलॉजी के बारे में कहा जाता है कि डिओन्टोलॉजी इज ओनली ड्यू टू कांट। डिओन्टोलॉजी केवल कांट के कारण ही है।
डिओन्टोलॉजी के जो फादर हैं उन्हें कह सकते हैं कि फादर ऑफ डिओन्टोलॉजी वाज कांट। कांट उनके पिता हैं डिओन्टोलॉजी के। कांट की जो ड्यूटी थ्योरी है, कांट कहते हैं ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक, ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक। ड्यूटी यहां नॉर्म है, ड्यूटी नॉर्म्स हैं। कांट कहते हैं कि नॉर्म्स को सिर्फ इसलिए फॉलो करना है क्योंकि ये ड्यूटी है। तो ड्यूटी सिर्फ इसलिए फॉलो करना है क्योंकि वो ड्यूटी है और ड्यूटी को फॉलो करना है। तो ये डिओन्टोलॉजी थ्योरी है कांट की। कांट की जो डिओन्टोलॉजी है, ये वास्तव में जो डिओन्टोलॉजी है वो कांट के नाम से ही जानी जाती है। बट एज आई टोल्ड अर्लियर दैट डिओन्टोलॉजी इज रिलेटेड टू सर्टेन कमांडमेंट्स, laws, norms, customs, then these customs may be in the form of some divine commandments। ऐसा हो सकता है कि ये norms divine commandments के फॉर्म में हो, किसी धर्मगुरु ने जो नियम बना दिए हों वो हो सकते हैं, किसी के जो ईश्वर को जो मानते हैं, गॉड को मानते हैं और ये कहते हैं कि रिलीजियस बुक में ये कमांडमेंट्स लिखे हुए हैं, ये नियम लिखे हुए हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, तो ये ईश्वर ने बताया है, तो ये ड्यूटी है, डिओन्टोलॉजी है। तो दैट डिओन्टोलॉजी इज नॉन एज डिवाइन डिओन्टोलॉजी। उस डिओन्टोलॉजी को डिवाइन डिओन्टोलॉजी कहते हैं। डिवाइन डिओन्टोलॉजी। बट इन मॉडर्न वर्ल्ड deontology has nothing to do with this divine deontology. We will discuss only the deontology as suggested by Immanuel Kant. इसे कहते हैं secular deontology या Kantian deontology, because it is due to Kant, so after the name of Kant it is known as Kantian deontology. तो कांट जब डिओन्टोलॉजी के बारे में बोलते हैं तो कांट अपना एक फेमस थ्योरी देते हैं जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। कांट जब अपनी डिओन्टोलॉजी को एक्सप्लेन करते हैं तो वो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की बात करते हैं। इंपेरेटिव्स, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव्स का अगर हम हिंदी अर्थ समझें तो इसका मतलब है सुस्पष्टता, सुस्पष्ट, सुस्पष्ट आदेशात्मकता, आदेशात्मकता, सुस्पष्ट आदेशात्मकता। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव्स की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो आदेश हैं, जो कमांडमेंट्स हैं, वो क्लियर होने चाहिए, वेग नहीं होने चाहिए, वो उसकी बात करते हैं। इसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैटेगोरिकल इंपेरेटिव्स क्या है, इसे हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो डिओन्टोलॉजी को हम ये कह सकते हैं कि मीन्स पर बेस्ड है, क्योंकि ये जो नॉर्म्स हैं वो मीन्स हैं, जो रिजल्ट की अनदेखी कर देते हैं, जो रिजल्ट की बात नहीं करते हैं, तो ये मीन्स से रिलेटेड हैं। ये एंड्स पर ध्यान नहीं देते, ये एंड्स को इग्नोर कर देते हैं। तो ये डिओन्टोलॉजी है। नेक्स्ट डायमेंशन इज टेलियोलॉजिकल थ्योरी। टेलियोलॉजिकल थ्योरी वर्ड टेलियोलॉजी इज मेड अप ऑफ वर्ड टेलियोस। टेलियोस का मतलब होता है हिंदी में प्रयोजन। तो टेलियोलॉजिकल थ्योरी का अर्थ हो जाता है प्रयोजन मूलक सिद्धांत। तो जैसा कि मतलब है, प्रयोजन का मतलब होता है कि पर्पस एंड कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस। तो इन कॉन्ट्रेरी ऑफ डिओन्टोलॉजिकल थ्योरी, टेलियोलॉजिकल थ्योरी इज रिलेटेड टू द कॉन्सिक्वेंसेज। तो ये कॉन्सिक्वेंस की बात करती है। इट एम्फेसाइजेज ऑन द एंड्स रादर देन मीन्स, वॉट एवर द मीन्स मे बी। मीन्स कुछ भी हो सकते हैं, द कॉन्सिक्वेंसेज शुड बी गुड, प्लेजरेबल
तो ऐसे यहां पर जब नॉर्म्स हम बनाएंगे, चूंकि ये नॉर्मेटिव थ्योरी है, तो प्रयोजन मूलक जो टेलियोलॉजिकल नॉर्म्स बनेंगे वो ऐसे नॉर्म्स होंगे जो गुड प्रोड्यूस करेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द एथिकल बेसिस ऑफ दोज मीन्स। वो नॉर्म्स एथिकल हैं या अनएथिकल हैं इससे कोई मतलब नहीं है, वो एंड्स गुड होने चाहिए, प्लेजर क्रिएट करना चाहिए, ये टेलियोलॉजिकल थ्योरी होती है। तो इस तरह से टेलियोलॉजिकल थ्योरी इज लाइक कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। टेलियोलॉजिकल थ्योरी को कॉन्सिक्वेंशियलिज्म भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज वर्च्यू थ्योरी। हाँ, अभी एक चीज और समझने की जरूरत है। हमने देखा था कि डिओंटोलॉजी में मीन्स इंपॉर्टेंट थे, तो डिओंटोलॉजिकल थ्योरी ऑब्जेक्टिव थ्योरी हो जाती है, वहां पर नॉर्म्स बदलते नहीं हैं, फिक्स रहते हैं। वहीं टेलियोलॉजी में किसी कॉन्सिक्वेंस के लिए अलग अलग स्पेस एंड टाइम में, अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मीन्स लिए जा सकते हैं। हो सकता है कि कोई मीन्स M1 कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करता है तो अलग सिचुएशन में M2 भी उसी रिजल्ट को प्रोड्यूस करे, और सिचुएशन बदलने पर M3 उसको प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पर मीन्स अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए ये सब्जेक्टिव थ्योरी है, इसमें सब्जेक्टिविटी होती है टेलियोलॉजिकल थ्योरी में। नेक्स्ट थ्योरी इज वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स, वर्च्यू का हिंदी मीनिंग होता है सद्गुण। वर्च्यू का मतलब है सद्गुण। तो वर्च्यू थ्योरी कहती है इफ अ पर्सन इज वर्चुअस, इफ ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज हैविंग गुड वर्च्यू देन ही विल ऑलवेज एक्ट लाइक अ गुड मैन। अगर किसी व्यक्ति में या किसी समाज के किसी सदस्य के अंदर सद्गुण हैं, वो वर्चुअस है, तो वो हमेशा अच्छे आचरण को करेगा। ये थ्योरी इस तरह से बोलती है। तो इसलिए ये थ्योरी वर्च्यू पर एम्फेसिस करती है, फोकस करती है, और ये कहती है कि अगर आपको किसी सोसाइटी में एथिक्स लाना है, हैप्पीनेस को इंक्रीज करना है, प्लेजर को बढ़ाना है, पेन को रिड्यूस करना है, तो मेंबर्स में वर्च्यू इनकलकेट कर दीजिए। इफ एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी बिकम्स वर्चुअस देन दैट सोसाइटी विल हैव सफिशिएंट हैप्पीनेस। वो हमेशा प्रॉस्पेरस सोसाइटी होगी, हैप्पीनेस होगी उसमें। ये वर्च्यू थ्योरी डिओंटोलॉजिकल थ्योरी और टेलियोलॉजिकल थ्योरी दोनों को ही निगेट करती है। तो वर्च्यू एथिक्स की अगर हम बात करें, तो वर्च्यू एथिक्स की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इट कम्स फ्रॉम ग्रीक स्कॉलर्स। ग्रीक स्कॉलर से निकल कर आती है। तो सबसे पहले जैसे प्लेटो, सोक्रेटिस, ये वर्च्यू की बात करते हैं। तो प्लेटो ने जैसे 4 कार्डिनल वर्च्यूज बोलते हैं प्लेटो। फर्स्ट इज विजडम, सेकंड करेज, थर्ड फोर्टिट्यूड, फोर्थ जस्टिस। तो प्लेटो कहते हैं इफ अ पर्सन इज हैविंग दीज 4 वर्च्यूज इन राइट प्रोपोर्शन देन दैट पर्सन विल बी वर्चुअस एंड हिज एक्ट वुड ऑलवेज प्रोड्यूस गुड और राइट। तो वो मेंबर हमेशा गुड और राइट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन वर्च्यू थ्योरी के बारे में यह भी कहा जा सकता है कि समटाइम्स अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी हु इज हैविंग more virtues, he can misuse those virtues in his self interest। अगर सोसाइटी में किसी मेंबर के पास ज़्यादा वर्च्यूज हैं दूसरे मेंबर से, तो कई बार वो उस वर्च्यू को का मिसयूज भी कर सकता है। ये भी वर्च्यू थ्योरी के बारे में कहा जाता है। इसलिए कहते हैं कि mere virtue is not sufficient to produce good, rather it demands the practical wisdom। किसी मेंबर के वर्चुअस होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके अंदर प्रैक्टिकल विजडम होना चाहिए। विजडम, प्रूडेंशियल होना चाहिए। अब हम अगर वर्च्यू की बात करें तो वर्चुअस
पर्सन कैसा होगा? जेनरस होगा, उसके अंदर कंपैशन होगा, विजडम होगा, ज्ञान होगा उसके अंदर, करेज, साहसी होगा, वो अपनी सोसाइटी की प्रोटेक्शन के लिए वो साहस का परिचय देगा। जस्टिस, न्याय के पर आधारित सिद्धांत होंगे उसके, वो जस्टिस की बात करेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है वर्च्यू एथिक्स। जब हम ग्रीक स्कॉलर्स को पढ़ेंगे तब हम डिटेल में वर्च्यू एथिक्स की बात करेंगे कि डिफरेंट स्कॉलर्स ने वर्च्यू एथिक्स को अलग अलग किस तरह से डिफाइन किया है। यहाँ पर इसका स्कोप नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं डायमेंशन बताना चाह रहा हूँ। यहाँ वर्च्यू एथिक्स में ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि इफ अ पर्सन इज virtuous then his act would always be good or right, and that act would produce good consequences that would be beneficial for the society. Next is ethics of care. हाँ, वर्च्यू एथिक्स में एक चीज और बोली जाती है। एरिस्टोटल कहते हैं कि केवल वर्च्युअस होने से काम नहीं चलता, रादर केवल वर्च्यू होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि वर्च्यू को फॉर्च्यून की भी जरूरत पड़ती है। इफ अ पर्सन इज नॉट फॉर्चुनेट इनफ, हिज वर्च्यू वुड नॉट क्रिएट गुड कॉन्सिक्वेंसेज। फॉर्च्यून इज एसेंशियल फॉर गुड कॉन्सिक्वेंसेज। तो उसका सौभाग्य उसके साथ होना चाहिए, तभी उसके वर्च्यू से अच्छे कॉन्सिक्वेंसेज निकल कर आएंगे, ऐसा प्लेटो कहते हैं। तो वर्च्यू एथिक्स एजेंट बेस्ड हो जाती है कई बार कि एजेंट वर्च्युअस हो जाएगा तो कॉन्सिक्वेंसेस गुड हो जाएंगे। एथिक्स ऑफ केयर, फोर्थ नॉर्मेटिव एथिक्स में हम देखें, नॉर्म्स की बात करें तो केयर एथिक्स है। केयर एथिक्स में केयर की बात की जाती है। केयर करने को हम नॉर्म्स के फॉर्म में देखते हैं, इसे हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट डायमेंशन है, दैट इज मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कॉग्निटिव मेटा एथिक्स एंड नॉन कॉग्निटिव मेटा एथिक्स। कॉग्निटिव मेटा एथिक्स, कॉग्निटिव का मतलब है कॉग्निशन, नॉलेज से रिलेटेड। कॉग्निटिव मेटा एथिक्स, मेटा एथिक्स में वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, रादर वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग the genesis of those ethical statements, source of those ethical statements, how we come to know those ethical statements, that is meta ethics। ये जो स्टडी हम करते हैं वो मेटा एथिक्स है। तो हम मेटा एथिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मेटा एथिक्स कहता है, कॉग्निशन का मतलब है नॉलेज, ये कहता है कि जो एथिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, ये एथिकल स्टेटमेंट्स नॉर्म्स हो सकते हैं। देखिए एथिक्स की जब भी बात करूं तो आप समझिए कि लॉ या नॉर्म्स, तो ये जो नॉर्म्स हैं या स्टेटमेंट्स हैं, एथिकल स्टेटमेंट्स हैं, इनका एक रियल वर्ल्ड होता है। मतलब कि ये जो एथिकल स्टेटमेंट्स हैं ये रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्हें हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं सेंसरी ऑर्गन से, इनका नॉलेज हो सकता है। अब ये नॉलेज किस तरह से होगा, तो हम जानते हैं कि नॉलेज दो तरह से होता है। तो फर्दर कॉग्निटिव मेटा एथिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। पहला जो इसका डिवीजन है वो कहलाता है एथिकल नेचुरलिज्म, एंड सेकंड इंट्यूशनलिज्म। तो कॉग्निटिव मेटा एथिक्स के दो पार्ट हो गए, एथिकल नेचुरलिज्म, सेकंड इंट्यूशनलिज्म। एथिकल नेचुरलिज्म, एज द नेम सजेस्ट, इट इज रिलेटेड टू नेचुरलिज्म मीन्स रियलिज्म,
इट टॉक्स अबाउट द रियल वर्ल्ड ऑफ एथिकल स्टेटमेंट्स। एथिकल स्टेटमेंट्स रियल ऑब्जेक्ट होते हैं, हम इन्हें देख सकते हैं। तो रियल ऑब्जेक्ट किस तरह के होते हैं? रियल ऑब्जेक्ट्स का नॉलेज कैसे होता है? फैक्चुअल होते हैं, ये इनके कुछ फैक्ट्स होते हैं, फैक्चुअल नॉलेज होता है, साथ में इन फैक्ट्स को वेरीफाई किया जा सकता है। इसका मतलब है कि ये वेरीफाइबल होते हैं। तो जो भी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट्स हैं तो दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट, फैक्चुअल होंगे, सेकंड वेरीफाइबल होंगे। फैक्चुअल होंगे मतलब कि ये एक नया नॉलेज देंगे, डिफरेंट नॉलेज देंगे। जैसे मैं बात करूं कि दिस पेन इज ब्लैक, तो ये एक नॉलेज, दिस स्टेटमेंट इज जनरेटिंग अ नॉलेज अबाउट दिस पेन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज ब्लैक कलर। तो इसने एक फैक्ट दिया, ये ब्लैक कलर का पेन है। मैं कहूं कि ये वाइट है, तो ये वाइट कलर का रिमोट है। तो इसका नॉलेज और इसके नॉलेज में डिफरेंशिएशन हम कर पा रहे हैं, तो ये फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं। सेकंड, वेरीफाइबल, हम इस तरह के कलर के दूसरे पेन को भी देखेंगे तो हम यही कहेंगे कि वो पेन ब्लैक है और ब्लैक पेन होता है, इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने कहा कि पेन से लिखा जा सकता है, वी कैन राइट विद द हेल्प ऑफ ए पेन, तो इसको मैं वेरीफाई भी कर सकता हूँ यहाँ पर लिखकर। तो फैक्चुअल नॉलेज, एथिकल नेचुरलिज्म में ये कहा जाता है कि जो एथिकल स्टेटमेंट्स हैं वो फैक्चुअल हैं और वेरीफाइबल हैं। ओके, तो जब ऐसा कहा जाता है तो ये एग्जाम्पल देते हैं कि एथिकल स्टेटमेंट्स किस तरह से एथिकल नेचुरलिज्म से रिलेटेड हैं। ये अगर हम एक एग्जाम्पल लें, महात्मा गांधी was an ethical man। महात्मा गांधी एक एथिकल व्यक्ति थे, नैतिक व्यक्ति थे। इसे हम ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये थे एथिकल। ये वेरीफाई भी किया जा सकता है हिस्ट्री में जाके, पास्ट हिस्ट्री में जाके, कि वो एथिकल थे। तो एथिकल नेचुरलिज्म कहता है इस तरह से एथिकल स्टेटमेंट्स एथिकल नेचुरलिज्म पे बेस्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पर एथिकल नेचुरलिस्ट एक गलती करते हैं। वो गलती ये करते हैं कि वो जब एथिकल स्टेटमेंट्स हैं उनकी मीनिंग को गलत तरीके से लेते हैं, और इसका सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म है वो ह्यूम करते हैं। और ह्यूम इसे एथिकल नेचुरलिज्म को क्रिटिसाइज करके अपना फेमस डिस्टिंक्शन देते हैं, और इस डिस्टिंक्शन से वो एथिकल नॉलेज को फैक्चुअल नॉलेज से डिफरेंशिएट करते हैं और कहते हैं ह्यूम गिव्स इज ऑट डिस्टिंक्शन। ह्यूम ने इज ऑट डिस्टिंक्शन कहा है। ह्यूम कहते हैं कि जो वर्ल्डली नॉलेज होता है, जो एम्पिरिसिज्म पे बेस्ड नॉलेज होता है, अनुभव पर आधारित ज्ञान होता है, वो इस स्टेटमेंट से प्रोड्यूस होता है। मैंने कहा कि महात्मा गांधी वाज, और मैं कहता हूं कि दैट पर्सन इज ए पर्टिकुलर पर्सन इज एथिकल पर्सन। तो ये इज स्टेटमेंट है, ये फैक्चुअल नॉलेज दे रहा है, इसे मैं वेरीफाई कर सकता हूं, लेकिन ये एथिकल स्टेटमेंट नहीं है। एथिकल स्टेटमेंट्स आर ऑट स्टेटमेंट, ये ऑट स्टेटमेंट होते हैं। एथिकल स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें यह हो सकता है अ पर्सन ऑट टू ओबे हिज पेरेंट्स, ये एथिकल स्टेटमेंट है। तो ह्यूम कहते हैं इज ऑट डिस्टिंक्शन में कि एथिक्स के जो एथिकल स्टेटमेंट्स होते हैं वो ऑट स्टेटमेंट होते हैं, और ये एथिकल नेचुरलिस्ट ये यहाँ पर गलती करते हैं। नेक्स्ट इज इंट्यूशनलिज्म। इंट्यूशनलिज्म की जब हम बात करते हैं तो इंट्यूशनलिज्म कहता है कि एथिकल नॉलेज सेंस एक्सपीरियंस से नहीं होते। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई एथिकल ऑब्जेक्ट्स का वर्ल्ड नहीं है। तो ये यहाँ पर कहते हैं कि एथिक्स इंट्यूशन से निकल कर आते हैं, और हम किसी भी तरह का कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स नहीं निकाल सकते
एथिक, ये इंट्यूशन पर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट जो मेटा एथिक्स है उसमें है नॉन कॉग्निटिव मेटा एथिक्स। नॉन कॉग्निटिव मेटा एथिक्स की बात करें तो इसका मतलब है, नॉन कॉग्निटिव मतलब कि इट इज नॉट रिलेटेड टू नॉलेज और एम्पिरिसिज्म, अनुभव से रिलेटेड नहीं है, ये किसी भी तरह के ज्ञान से रिलेटेड नहीं है, यहाँ कोई कॉग्निशन नहीं होता है। तो जब कोई कॉग्निशन नहीं होता है तो नॉन कॉग्निटिव मेटा एथिक्स में फीलिंग के एक्सप्रेशन से रिलेटेड बात की जाती है और इसे दो तरह से डिवाइड किया जाता है नॉन कॉग्निटिव मेटा एथिक्स को। फर्स्ट इज इमोटिविज्म एंड सेकंड इज प्रिस्क्रिप्टिविज्म। इमोटिविज्म, इमोटिविज्म कहते हैं, इमोटिविस्ट कहते हैं कि जो मेटा एथिक्स है वो नॉन कॉग्निटिव है और ये इमोशंस के फॉर्म में होते हैं, ये किसी भी तरह के नॉलेज से रिलेटेड नहीं है, ये इमोशंस हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के एक्सपीरियंस से नहीं निकल कर आते। वहीं प्रिस्क्रिप्टिविज्म कहते हैं कि जो एथिक्स के नॉर्म्स बनाए जाते हैं या एथिकल स्टेटमेंट्स जो जनरेट होते हैं वो प्रिस्क्रिप्टिव होते हैं, ये कमांड से रिलेटेड होते हैं, इन्हें प्रिस्क्राइब किया जाता है कि इस तरह के नॉर्म्स होंगे तो आपका बिहेवियर एथिकल होगा, इस तरह का कंडक्ट एथिकल होगा। तो ये प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड होते हैं। तो अभी मैंने डिस्कस किया डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। मैंने आपको बताया कि डायमेंशंस ऑफ एथिक्स आर अप्रोचेज ऑफ एथिक्स, कितनी अप्रोच होती हैं, किस तरह से एथिकल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। तो मैंने इसके 3 पार्ट बताए आपको, नॉर्मेटिव एथिक्स, मेटा एथिक्स, एप्लाइड एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स के बारे में बताया मैंने, ये नॉर्म से रिलेटेड है। मेटा एथिक्स नॉर्म से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये एथिकल स्टेटमेंट्स के मीनिंग क्या है, ये इनके सोर्स क्या हैं, इनके बारे में हमें पता कैसे चलता है, इससे रिलेटेड है। वहीं अप्लाइड एथिक्स रिलेटेड है कि ये जो नॉर्मेटिव एथिक्स और मेटा एथिक्स का है, एथिक्स हैं, इनका सोसाइटी में एप्लीकेशन क्या है, सोसाइटी में ये किस तरह से हैप्पीनेस ला सकते हैं। और इस तरह से नॉर्मेटिव एथिक्स को फर्दर मैंने डिवाइड किया डियोंटोलॉजिकल थ्योरी में, टेलीलॉजिकल थ्योरी में, वर्च्यू एथिक्स में, एथिक्स ऑफ केयर में। मेटा एथिक्स को डिवाइड किया हमने कॉग्निटिव मेटा एथिक्स में जो नॉलेज से रिलेटेड है, नॉन कॉग्निटिव मेटा एथिक्स में जो डायरेक्ट नॉलेज से रिलेटेड नहीं है, इमोशंस और प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। देन अप्लाइड एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, लीगल एथिक्स, एनवायरमेंटल एथिक्स, मेडिकल एथिक्स, ये अप्लाइड एथिक्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में डायमेंशंस ऑफ एथिक्स को फर्दर डियोंटोलॉजिकल थ्योरी, टेलीलॉजिकल थ्योरी, वर्च्यू थ्योरी, इनको डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।